स्टूडेंट्स, आई एम प्रेरणा, योर होम साइंस मेंटोर। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन पे। और स्टूडेंट, आज आप लोगों के लिए फिर से लेकर आई हूँ यूजीसी नेट 2022 क्वेश्चन पेपर के डिटेल सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। आज हम लोग करने वाले हैं फिर से आपके 25 क्वेश्चन, जो कि आपके जो कल हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे उसके नेक्स्ट हम लोग जो 25 क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएंगे वो हम लोग करने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखेंगे, आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक टाइम ऑफ सेक्सुअल रीअवेकिंग when source of sexual pleasure becomes someone outside the family, this stages। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन है स्टूडेंट, यौन पुनर्जागृति का समय जब यौनिक आनंद का स्रोत परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति होता है, यह अवस्था कौन सी होती है? ठीक है, क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख पा रहे हैं स्टूडेंट। इस क्वेश्चन से आपको क्या पता चल रहा है? क्वेश्चन को पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट आपका साइकोसेक्सुअल थियरी से। ध्यान से देख लीजिएगा, ये जो आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये साइकोसेक्सुअल थियरी का क्वेश्चन है, जो कि आपकी सिगमंड फ्रॉइड की थियरी है। इन्होंने स्टूडेंट अपनी थियरी में टोटल 5 स्टेजेस बताई हैं। ध्यान से देख लीजिएगा, इन्होंने अपनी थियरी में स्टूडेंट क्या बताया है? 5 स्टेजेस बताई हैं स्टूडेंट। और इनकी थियरी के अकॉर्डिंग इन्होंने ये भी बताया है कि हर स्टेज में जो 5 स्टेजेस इन्होंने स्टूडेंट अलग अलग बताई हैं, इनके अकॉर्डिंग हर स्टेज में क्या होता है स्टूडेंट? एक सेंटर ऑफ लिबिडो होता है। व्हाट इज सेंटर ऑफ लिबिडो? स्टूडेंट, इनकी थियरी में जो सेंटर ऑफ लिबिडो एक वर्ड यूज किया गया है वो कामुकता का केंद्र के लिए यूज किया गया है। जो कामुकता का केंद्र है स्टूडेंट, उसके लिए सेंटर ऑफ लिबिडो का एक वर्ड इन्होंने यूज किया है कि क्या सोर्स रहता है हर एज में। जो इन्होंने आपकी एज बताई है, एज के अकॉर्डिंग स्टेज बताई है, इस स्टेज में कामुकता का केंद्र क्या रहता है, कौन सा ऑर्गन रहता है, इसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बात की है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट? जैसे कि आपका एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जिसमें कि आपका सेक्सुअल प्लेजर जो है वो किसी परिवार के बाहर के व्यक्ति की वजह से होता है, क्वेश्चन का आंसर जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जेनाइटल स्टेज आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 77। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है, लड़ाई झगड़ा करना मुख्यतः एक पारंपरिक पुरुषोचित भूमिका की विशेषता है और रोना मुख्यतः एक पारंपरिक स्त्रीयोचित भूमिका की विशेषता है। यह किसका एक श्रेष्ठ उदाहरण है? ठीक है, कि जो लड़ाई झगड़ा करना है वो स्टूडेंट मान लीजिए जो मेल मेंबर्स हैं उनकी विशेषता मानी गई है, और जो रोना है वो पारंपरिक रूप से ही देखें तो स्त्रियों की विशेषता मानी गई है। ये स्टूडेंट एक किस चीज का उदाहरण है? तो अब इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज जेंडर रोल। आखिर जेंडर रोल क्या होता है? अब देखो, रोल का मतलब क्या है? भूमिका। ठीक है, भूमिका से आप क्या समझते हैं स्टूडेंट? कि जब मान लीजिए आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग क्या करना शुरू कर देते हैं, बिहेव करना शुरू कर देते हैं, ड्रेसअप करना शुरू कर देते हैं, एक्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को कंडक्ट करने लगते हैं स्टूडेंट, ये जेंडर रोल है। ठीक है, आप उसी के अकॉर्डिंग बातचीत करते हैं जैसा आपका जेंडर होता है। जब आप ये रियलाइज कर लेते हैं कि आपका जेंडर क्या है और आप उसके अकॉर्डिंग अपना कोड ऑफ कंडक्ट बना लेते हैं, ये आपका जेंडर रोल होता है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने आता है स्टूडेंट, जेंडर टाइपिंग। सो व्हाट इज जेंडर टाइपिंग? जब स्टूडेंट, ये एक ऐसा तरीका है कि जब बच्चा अवेयर हो जाता है और वो ये जान लेता है कि उसका जेंडर आखिर क्या है और वो अपने जेंडर के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को अडॉप्ट कर लेता है, इसको हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? जेंडर टाइपिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर आइडेंटिटी आप लोग खुद से समझते हैं। जेंडर आइडेंटिटी क्या होती है स्टूडेंट? कि जब हर व्यक्ति ये समझ जाता है कि उसके अंदर इंडिविजुअलिटी क्या है, उसकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके जेंडर को लेके, और वो उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना शुरू करता है, एक्ट करना शुरू करता है, ये आपकी जेंडर आइडेंटिटी होती है। जेंडर इक्वेलिटी के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। आजकल बहुत सारे आपको मुद्दे इस पर आपको उठते हुए दिखते हैं कि भाई महिलाएं पुरुषों से ऊपर है, पुरुष महिलाओं से ऊपर है, दोनों समान है। ऐसे आपको बहुत सारे मुद्दे आज के टाइम में देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। इस फैक्टर को कि भाई लड़ाई झगड़ा करना बेसिकली जो है पुरुषों का कार्य है और पुराने समय से ही रोना स्त्रियों का कार्य है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा स्टूडेंट जेंडर टाइपिंग। ये किसका आपका एक तरीके से एग्जाम्पल है? जेंडर टाइपिंग का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपके सामने यहाँ पे कुछ आपको थियरीज दी गई हैं। मैंने आप लोगों को जब ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है, सिर्फ आंसर कीज बताई थी, तभी भी आपको बताया है स्टूडेंट। क्वेश्चन में 4 थियरी मेंशन है, अच्छे से देख लीजिएगा।
चार थ्योरी जो आपकी मेंशन है स्टूडेंट, फर्स्ट वन इज वियर एंड टीयर थ्योरी। ठीक है, एक थ्योरी आपकी दी गई है वियर एंड टीयर थ्योरी। सेकंड दी गई है स्टूडेंट यहाँ पे इम्यूनोलॉजिकल थ्योरी। थर्ड वन इज एक्टिविटी थ्योरी एंड फोर्थ इज डिसएंगेजमेंट थ्योरी। अब पहले तो मैं आपको इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक बात बता दूं कि ये चारों थ्योरी जो आपकी यहाँ पे मेंशन है, ये आपकी स्टूडेंट एजिंग की थ्योरी है। एजिंग के बारे में आप लोग जानते हैं ना कि जब इंसान ओल्ड एज की तरफ बढ़ रहा होता है, उम्र के साथ जो परिवर्तन होते हैं उन्हें आप एजिंग कह सकते हैं। तो ये चारों थ्योरी स्टूडेंट आपकी एजिंग से रिलेटेड थ्योरी है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर को समझने से पहले आपको मैं क्वेश्चन के बारे में एक दो चीजें और बता देती हूँ, ध्यान से देखिएगा। हिंदी में क्वेश्चन पे थोड़ी निगाह डालते हैं। किस सिद्धांत में सुझाव दिया जाता है कि किसी मशीन की भांति संगठित शरीर रचना आपूर्ति में समय बीतने के साथ साथ ह्रास होता है। यह प्रक्रिया निर्धनता और कमजोर पोषण जैसे पर्यावरणीय दबावों से प्रभावित होती। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, शरीर की जो संरचना है स्टूडेंट, उसमें क्या होता रहेगा, ह्रास होता रहेगा, यानी कि डिक्लाइनिंग आती रहेगी। ठीक है, और इसका मेन कारण क्या है स्टूडेंट, इसके मेन कारण आपकी निर्धनता हो सकती है। निर्धनता के अलावा स्टूडेंट पोषण हो सकता है और आपकी इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर होगा टूट फूट थ्योरी, यानी कि टीयर एंड वियर थ्योरी। बट यहाँ पे सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, थ्योरी चारों इंपॉर्टेंट है, चारों एजिंग की थ्योरी है। आइए इनके बारे में आपको बताती हूँ कि होता क्या है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आती है डिसएंगेजमेंट थ्योरी। अब इंगेजमेंट मतलब आपका इन्वॉल्वमेंट एंड डिसएंगेजमेंट मतलब आपका इन्वॉल्वमेंट ना होना, आपका अलगाव होना। तो स्टूडेंट जो आपका ये डिसएंगेजमेंट थ्योरी है, ये बताती है कि जैसे जैसे आपके जो एक तरीके से मैं कहूँ अडल्ट पीपल होते हैं, जब वो ओल्ड एज की तरफ बढ़ रहे होते हैं स्टूडेंट, तो उनका लोगों से लगाव कम होता जाता है, इन्वॉल्वमेंट उनका अपने समूह में कम होता चला जाता है, वो अकेले रहना ज्यादा पसंद करने लगते हैं। ठीक है, अलगाव की स्थिति आ जाती है। तो ये थ्योरी आपकी ये बताती है। दूसरी एक्टिविटी थ्योरी क्या बताती है स्टूडेंट, कि वो ओल्ड एज पीपल ज्यादा एक्टिव रहते हैं, जो कि सोशल इंटरेक्शन ज्यादा करते हैं, जो कि अपने आप को फिट रखते हैं। ठीक है, वही आपके क्या रहते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। दूसरा स्टूडेंट आपकी इम्यूनोलॉजिकल थ्योरी बताती है कि आपकी एजिंग के साथ साथ जो कॉम्प्लेक्स चेंजेस होते हैं बॉडी में, ये उनके बारे में बताती है। एंड टीयर एंड वियर थ्योरी की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो आपकी ये थ्योरी आई थी 1882 में। ध्यान से नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट इसको, ये थ्योरी 1882 में आई थी और स्टूडेंट इसको लेकर जो आए थे वो एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे जो इसको लेकर आए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक जर्मनी के बायोलॉजिस्ट थे स्टूडेंट जो इसको लेकर आए थे, जिनका नाम था डॉक्टर अगस्ट वाइजमैन, नाम याद रखिएगा। वो इसको लेकर आए थे स्टूडेंट, बट इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है, थ्योरी याद रखिएगा, चारों थ्योरी एजिंग से रिलेटेड है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने मेंशन है, क्वेश्चन है पीएम पोषण हैज रिप्लेस्ड अर्लियर प्रोग्राम ऑफ। स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि आपका जो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना है, पीएम पोषण, वो पहले किस कार्यक्रम से आपका प्रतिस्थापित किया गया है। यानी कि ये जो सामने आपके मेंशन है चार प्रोग्राम, आप देख पा रहे हैं कि चारों प्रोग्राम लगभग आपके पोषण से या बाल कल्याण से संबंधित है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आपका इनमें से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जिसको रिप्लेस किया गया है स्टूडेंट पीएम पोषण से, यानी कि पीएम पोषण उसकी जगह पर आ गया है इनमें से किसी एक को रिप्लेस करके। तो बताइएगा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का मिड डे मील प्रोग्राम। एमडीएम को आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने सुना भी होगा, स्कूल लंच प्रोग्राम होता है आपका ये, जिससे बच्चों की अटेंडेंस स्कूल में बढ़ सके, इसके लिए आपका ये कार्यक्रम था मिड डे मील प्रोग्राम। तो मिड डे मील प्रोग्राम को रिप्लेस किया गया है स्टूडेंट और उसका एक नया नाम रख दिया गया है जो है आपका पीएम पोषण अभियान। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं सबसे पहले पोषण अभियान के बारे में, तो पोषण अभियान स्टूडेंट आपका मार्च 2018 में शुरू किया गया था। आप लोग यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं स्टूडेंट, इसको शुरू किया गया था मार्च 2018 में। और मैं आपको बता दूं कि इसे शुरू किया गया था राजस्थान की एक जगह है आपकी झुंझुनू, वहां पे आपका इसको शुरू किया गया था आपके पोषण अभियान को। ठीक है, आईसीडीएस जिसकी फुल फॉर्म होती है आपकी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, आप लोग जानते भी हैं इसको, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस 2 अक्टूबर 1975 को आपका ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, जो कि बच्चों के डेवलपमेंट के लिए क्या करता है स्टूडेंट, काम करता है। मिड डे मील प्रोग्राम आपका स्कूल लंच प्रोग्राम है। एंड एसएनपी, एसएनपी का मतलब क्या है स्टूडेंट, स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम।
ठीक है, जो आपका एसएनपी है स्टूडेंट, एसएनपी की फुल फॉर्म है स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। तो आपका जो एसएनपी है स्टूडेंट, ये भी एक कार्यक्रम है जो कि पोषण से संबंधित आपका कार्यक्रम है। ठीक है, ये कार्यक्रम आपका शुरू किया गया था स्टूडेंट 97 से, आपका 1970 से 71 के बीच में। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, इसको शुरू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर के द्वारा, आपका ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। तो क्वेश्चन का आंसर है आपका एमडीएम। आप इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ये फुल फॉर्म भी नोट डाउन कर सकते हैं। एसएनपी स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम आप लोगों के लिए मैं लिख देती हूँ स्टूडेंट, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं स्टूडेंट, ये आपका इस कार्यक्रम की फुल फॉर्म है। एंड मिड डे मील आपका यहाँ पे मेंशन है एमडीएम। ठीक है, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं स्टूडेंट, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर मिड डे मील प्रोग्राम। ठीक है, मिड डे मील स्कीम के नाम से भी स्टूडेंट्स को जानते हैं। एंड आपका एक है यहाँ पे एसएनपी, ये है स्टूडेंट आप लोगों का स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। ठीक है, ये आपका एक कार्यक्रम है स्टूडेंट जो कि आपके यहाँ पे मेंशन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है स्टूडेंट, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, वह प्रतिदर्श मॉडल जो सार्वजनिक बोलचाल यानी कि पब्लिक स्पीकिंग के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है लेकिन संप्रेषण का एक तरफा प्रतिदर्श है, उसे किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था या प्रस्तावित किया गया था। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एक संचार का मॉडल है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया स्टूडेंट कि कम्युनिकेशन मॉडल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो संचार का एक मॉडल हो गया, पहला पॉइंट आप ये समझ लीजिएगा। क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़िएगा स्टूडेंट। संचार का मॉडल है पब्लिक स्पीकिंग यानी कि मास कम्युनिकेशन में स्टूडेंट ये यूज किया जाता है, सार्वजनिक बोलचाल में आप इसका इस्तेमाल करते हैं। पर स्टूडेंट ये एक वन वे कम्युनिकेशन है, एक तरफा संचार का ये एक माध्यम है स्टूडेंट। अब मैं आपको एक बात और बता देती हूँ इससे संबंधित कि जब संचार आपका एक तरफा होता है स्टूडेंट, तो वहां पे फीडबैक क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है। ये ध्यान रखिएगा, वहां पे फीडबैक मौजूद नहीं होता जहां पे संचार आपका एक तरफा होता है। तो ये मॉडल स्टूडेंट किसके थ्रू दिया गया है, ये मॉडल दिया गया है स्टूडेंट आपका एरिस्टोटल का। ध्यान से देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा स्टूडेंट एरिस्टोटल का मॉडल। एक बात और आपको बता देती हूँ कि एरिस्टोटल का जो मॉडल है पब्लिक स्पीकिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। 3 मेन एलिमेंट पे आपके एरिस्टोटल जो है वो काम करते हैं, इनके मॉडल काम करता है, एथोस, लेगोस एंड पैथोस। ये ध्यान रखिएगा, एरिस्टोटल के मॉडल के 3 मेन एलिमेंट आते हैं आपके, एथोस, लोगोस एंड पैथोस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये जहां भी वर्ड आ जाए भाई 3 एलिमेंट हैं और 3 एलिमेंट वाले आपके एरिस्टोटल ही हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों का। क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, गेट कीपर आर इंपॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन सिचुएशन। स्टूडेंट एक टर्म आई है यहाँ पे हमारे पास, है ना, एक टर्म आई है गेट कीपर। ये बताना है आपको कि जो आपकी गेट कीपर टर्म है ये किस कम्युनिकेशन से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन को समझेंगे, जो गेट कीपर टर्म होती है स्टूडेंट, ये आपकी मास कम्युनिकेशन से संबंधित होती है। पहले तो ये समझ जाइएगा। क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो आपका गेट कीपर आपकी स्टूडेंट की टर्म है, ये संबंधित है आपके मास कम्युनिकेशन से। और आखिर ये व्यक्ति होता कौन है जो गेट कीपर होता है स्टूडेंट, ये वो व्यक्ति होता है जो आपके मैसेज को फिल्टर करता है। जब आपका मैसेज आप सेंड कर देते हैं तो फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले जो व्यक्ति उसे फिल्टर करता है, जिसके जो भी एरर है वो समाप्त हो जाए, उस व्यक्ति को हम कम्युनिकेशन में गेट कीपर के नाम से जानते हैं। दोबारा से बताती हूँ आपको, कम्युनिकेशन के प्रोसेस में जब आप अपने मैसेज को भेज देते हैं, सेंड कर देते हैं, उसके फाइनल डेस्टिनेशन तक, यानी कि आपके जो कौन है स्टूडेंट, आपका जो रिसीवर है, उस तक पहुंचने से पहले ही जो भी मैसेज में एरर होते हैं ये व्यक्ति उसे फिल्टर कर देता है, इसी को गेट कीपर कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है, A scientific method which employs reflective thinking pattern is। क्वेश्चन को हिंदी में एक बार जरूर देखिएगा। क्वेश्चन है, वह कौन सी वैज्ञानिक विधि है जिससे प्रतिबिंबित चिंतन पैटर्न अपनाया जाता है। चिंतन पैटर्न, प्रतिबिंबित को हटा दो, कोई जरूरत नहीं है, चिंतन पैटर्न पे आ जाओ। ये आपका जो टर्म है
ये आपकी मदद करेगा स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है स्टूडेंट, ये चिंतन पैटर्न दिया गया है और चिंतन पैटर्न आपकी डेफिनेटली मदद करेगा इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने में। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे एलिमिनेशन लगाना है हमें, कैसे लगाएंगे ध्यान से देखिएगा। देखिए एग्जीबिशन में चिंतन की जरूरत आपको है नहीं, है ना, आपका थिंकिंग प्रोसेस तो चल नहीं रहा एग्जीबिशन के दौरान। ये तो आपका एक डेमोन्स्ट्रेशन हो गया कि आपने बहुत सारी चीजों को एक डिसाइडेड प्लेस पे एग्जिबिट कर दिया और आप देख कर समझ पा रहे हैं। ठीक है, फील्ड ट्रिप, यहाँ पे भी स्टूडेंट आपको किसी चिंतन की जरूरत नहीं है, आप हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप देख रहे हैं चीजों को और एक्सपीरियंस कर रहे हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले रहे हैं आप अपना, जहाँ पे आप लाइव चीजें देख रहे हैं। ऑडियो क्लिप्स, यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना चिंतन। तो स्टूडेंट सबसे ज्यादा चिंतन कब होता है, जब हम कोई चीज डिस्कस करते हैं। ठीक है, डिस्कशन मतलब सीधे सीधे प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपके व्यक्ति हो सकते हैं, व्यक्तियों का समूह हो सकता है, आप किसी भी एक सामान्य समस्या पे चिंतन कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, यही आपका डिस्कशन। तो डिस्कशन में स्टूडेंट सबसे ज्यादा आपका चिंतन पैटर्न जो है वो अपनाया जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि कोई कार्यक्रम समन्वयक किसी समुदाय को विभिन्न खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता का मूल्यांकन कराना चाहता है तो वह निम्नलिखित में से कौन सी पीएलए विधि का उपयोग कर सकता है। आप इस क्वेश्चन को समझ जाओ, ये क्वेश्चन आया है एक्सटेंशन से। ठीक है, एक्सटेंशन आपका जो पता है आप लोगों को, प्रसार शिक्षा, वहां से एक क्वेश्चन है स्टूडेंट। आपका एक कार्यक्रम का समन्वयक मतलब एक कोऑर्डिनेटर है प्रोग्राम का स्टूडेंट, यानी कि एक एक्सटेंशन वर्कर है। वो अपनी कम्युनिटी के लोगों को यानी कि अपने एक्सटेंशन लर्नर को, है ना, हम एक्सटेंशन में एक्सटेंशन लर्नर और एक्सटेंशन वर्कर ये टर्म यूज करते हैं। तो स्टूडेंट वो अपने एक्सटेंशन लर्नर को बताना चाहता है, उन्हें शो करना चाहता है कुछ खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता यानी कि अवेलेबिलिटी, और उनका मूल्यांकन कराना चाहता है। तो कौन सी पीएलए विधि का वो उपयोग करे। अब यहाँ पे आपके लिए सबसे पहले जानना क्या जरूरी है कि व्हाट इज पीएलए टेक्निक। तो स्टूडेंट ये आपकी जो होती है पार्टिसिपेटरी लर्निंग एक्टिविटी वाली क्या होती है स्टूडेंट, जो पार्टिसिपेटरी एक्टिव आपकी क्या होती है, एक्शन में इन्वॉल्व होती है। ठीक है, ऐसा आपका पार्टिसिपेटरी लर्निंग जो कि हम एक्शन जिसमें इन्वॉल्व करते हैं, आपका इसकी फुल फॉर्म भी यही होती है आपकी पार्टिसिपेटरी लर्निंग एक्शन। ठीक है, तो आपकी ऐसी टेक्निक होती है जिन्हें पीएलए टेक्निक कहा जाता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से देख लेंगे स्टूडेंट। लर्निंग एक्शन, ठीक है, ये आपकी क्या है स्टूडेंट, ये आपकी फुल फॉर्म हो गई पीएलए टेक्निक्स की। अब आपको यहाँ पे क्या बताना है कि खाद्य पदार्थों की उपलब्धता का मूल्यांकन कराना चाहता है, तो इनमें से कौन सा ग्राफ है स्टूडेंट जिसे वो यूज करेगा। ऑप्शन है आपके पास वेन डायग्राम, सीजनल डायग्राम, ट्रांजिट वॉल्क एंड रैंकिंग एंड स्कोरिंग। तो देखिए रैंकिंग एंड स्कोरिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। रैंकिंग एंड स्कोरिंग को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम किसी भी चीज को उसकी उपयोगिता के आधार पर नंबर्स देते हैं कि आपकी रैंकिंग होगी। तो ये मेथड तो हमारा पहले ही एलिमिनेट हो रहा है। ट्रांजिट वॉल का मतलब है स्टूडेंट जब आप किसी लैंड की बात करते हैं, वहां पे अवेलेबल रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो ये उससे संबंधित है, तो ये भी आपका आंसर में नहीं होगा। ठीक है, वेन डायग्राम स्टूडेंट आपका पता है आप लोगों को कौन सा होता है, इस तरह का देखिएगा वेन डायग्राम बनता है स्टूडेंट, जो आपके गोल गोल इस तरह से स्टूडेंट ये सर्किल बनते हैं, हम आपस में रिलेशंस दिखाते हैं, ये आपका वेन डायग्राम होता है। तो ये भी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एलिमिनेट हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर जाएगा सीजनल डायग्राम। ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आप लोगों का सीजनल डायग्राम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन है उन्नत भारत अभियान किसको समर्थन प्रदान करता है। तो आइए स्टूडेंट इस क्वेश्चन के बारे में पहले देख लेते हैं। इससे पहले जान लेते हैं कि उन्नत भारत अभियान आपका होता क्या है। तो स्टूडेंट जो आपका ये उन्नत भारत अभियान है, इसे शुरू किया गया था 11 नवंबर आपका 2014 में। ठीक है, आपका जो MHRD है स्टूडेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसके द्वारा स्टूडेंट इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। अब बात कर लेते हैं कि ये उन्नत भारत स्टूडेंट जो आपका अभियान है, आखिर ये किसको समर्थन प्रदान करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जहां भी स्टूडेंट आप लोगों का MHRD आता है, वहां पे सबसे ज्यादा फोकस वो किस चीज पे करता है स्टूडेंट, स्किल्स पे फोकस करता है। तो क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ग्रामीण विकास के लिए कौशल निर्माण और आर्थिक सशक्तिकरण। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि जहां भी MHRD आता है, स्किल डेवलपमेंट पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट, सुंदरलाल बहुगुणा लेड द फॉलोइंग मूवमेंट इन अवर कंट्री। आपको बताना है कि जो सुंदरलाल बहुगुणा है, उन्होंने हमारे देश में निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नाम बड़ा पॉपुलर है स्टूडेंट, सुंदरलाल बहुगुणा जी का, और ये स्टूडेंट रिलेटेड है आपकी चिपको मूवमेंट से। ये स्टूडेंट एक आपका जो पेड़ पौधे हैं उनको बचाने के लिए आपका एक अभियान था। मैं आपको बता दूं कि ये जो अभियान था स्टूडेंट, ये पेड़ पौधों को कटने से बचाने के लिए था। आपका जो कार्यक्रम है स्टूडेंट 1970 से लगभग 73 के बीच में आपका ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। ठीक है, 70 से 73 के बीच में स्टूडेंट आपका कार्यक्रम शुरू हुआ था, जिसका मेन एम था कि पेड़ों को कटने से बचाना। इस कार्यक्रम में स्टूडेंट क्या हुआ था, जो वहां की महिलाएं थी, जो जगह थी जहां पे आंदोलन हुआ था, वहां की जो महिलाएं थी स्टूडेंट, जब पेड़ को काटा जाता था तो वो पेड़ को ऐसे चिपक के खड़ी हो जाती थी। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है स्टूडेंट, इसका नाम चिपको मूवमेंट रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन अब स्टूडेंट आ गया है हमारे सामने, स्टैट का क्वेश्चन है। एक बार इंग्लिश में देख लीजिए क्वेश्चन को, हिंदी में पहले पढ़ते हैं स्टूडेंट, क्योंकि रिसर्च और स्टैट्स के क्वेश्चन आप लोगों को हिंदी में ज्यादा क्लियर होते हैं। तो एक बार ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट, पूर्व परीक्षण माध्यमों में भिन्नताओं के लिए अथवा अन्य कारकों पर सांख्यिकीय रूप में समीकृत करने वाले समूहों अथवा सहचरों के वेरिएंट का कारक जानने हेतु जो कि अनुसंधानकर्ता संदेह करता है, वे उस आश्रित चर को प्रभावित कर सकते हैं। यह जानने के लिए हम प्रयोग में क्या लेकर आते हैं। अब देखो, यहाँ पे चरों की बात की गई, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे किसकी बात की गई है स्टूडेंट, यहाँ पे बात की गई है चरों की। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं स्टूडेंट की क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या रहेगा। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा आप लोगों का स्टूडेंट अनोवा। ध्यान से देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा स्टूडेंट अनोवा। क्यों जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि जब आप अनोवा की बात करते हैं तो आप डिफरेंस चेक करते हैं। ठीक है, आप क्या देखते हैं स्टूडेंट, आप अंतर देखते हैं। और किसमें अंतर देखते हैं, मीन में अंतर देखते हैं। ठीक है, किसमें डिफरेंस देखते हैं स्टूडेंट, आप लोग मीन में डिफरेंस देखते हैं, वो भी दो ग्रुप के। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आप किस में देखते हैं स्टूडेंट, आप दो ग्रुप के या फिर दो से ज्यादा ग्रुप के जब आप क्या देखते हैं स्टूडेंट, मीन में डिफरेंस देखते हैं, तो अनोवा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक और टर्म आप लोगों के सामने है जिसका नेम है स्टूडेंट एम अनोवा। ठीक है, सो एम अनोवा का यूज कब किया जाता है स्टूडेंट, एम अनोवा का यूज हम तब करते हैं जब हम एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हमारे होते हैं स्टूडेंट, एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का जब हम बहुत सारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे प्रभाव जानने की कोशिश। ठीक है, हम क्या जानना चाहते हैं स्टूडेंट, एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जब आप प्रभाव जानने की कोशिश करते हो एक या एक से ज्यादा आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पे, तो वहां पे आप एम अनोवा का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे आपका एक पॉइंट और दिया हुआ है पियर्सन। तो स्टूडेंट जो पियर्सन मेथड होता है आपका, वहां पे आप क्या करते हैं स्टूडेंट, ये आपका एक तरीके का कोरिलेशन मेथड होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या होता है, एक तरीके का जो पियर्सन है स्टूडेंट, ये कोरिलेशन है। दो सेट के बीच में आपस में रिलेशन जानने के लिए आप पियर्सन का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन का आंसर आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों के सामने है क्वेश्चन, अगेन रिसर्च का क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, एक अध्ययन जो कि विद्यार्थियों की उपलब्धि पर किसी शैक्षणिक कार्यक्रम के प्रभावों को जांचने के लिए अभिकल्पित है। इस अध्ययन में चर शिक्षा का कार्यक्रम और उपलब्धि है। अब सिंपल सी बात है स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन वेरिएबल से था, ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट आपका वेरिएबल से ही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन कह रहा है, एक अध्ययन जो कि विद्यार्थियों की उपलब्धि यानी कि बच्चों का स्टूडेंट अचीवमेंट और उस पे किसी शैक्षणिक कार्यक्रम का प्रभाव। तो बच्चे कौन हो गए स्टूडेंट, बच्चे हो गए डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि बच्चों पे प्रभाव आप चेक कर रहे हो। और किस चीज का प्रभाव चेक कर रहे हो स्टूडेंट, एक शैक्षणिक कार्यक्रम का प्रभाव चेक कर रहे हो। तो शैक्षणिक कार्यक्रम कौन होगा, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक कौन है स्टूडेंट, आश्रित है। आश्रित मतलब निर्भर, और निर्भर कौन है, बच्चे। और किस चीज पे निर्भर है स्टूडेंट, आपके टेस्ट पे निर्भर है, आपके शैक्षणिक कार्यक्रम पे निर्भर है। तो ये शैक्षणिक कार्यक्रम क्या हो गया स्टूडेंट आप लोगों का, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, यानी कि ये हो गया स्वतंत्र चर, ये हो गया आश्रित चर। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर है स्टूडेंट। कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल।
अब देखो आप ये भी कह सकते हो कि अरे मैम ये क्यों होगा आंसर, क्योंकि नीचे वाले ऑप्शन में ही डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट दोनों मेंशन है। आप कहोगे मैम दोनों आंसर सेम है, फिर आपने ये क्यों बताया? तो स्टूडेंट दोनों में एक अंतर है, यहाँ पे पहले इंडिपेंडेंट देन डिपेंडेंट है, यहाँ पे पहले डिपेंडेंट और उसके बाद इंडिपेंडेंट है। तो क्वेश्चन को अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो क्या लिखा है, अध्ययन में चर शिक्षा का कार्यक्रम और उपलब्धि है। तो शिक्षा का कार्यक्रम मतलब शैक्षणिक कार्यक्रम, तो ये कौन हो गया, इंडिपेंडेंट। और उपलब्धि के बारे में पूछा गया है, ये हो गया डिपेंडेंट। तो इस सीक्वेंस के आधार पे ये ऑप्शन बिल्कुल फिट बैठता है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, इसलिए हमने यहाँ पे आंसर ये लगाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। अब स्टूडेंट आपके क्वेश्चन में आपको ये दो वर्ड दिए हुए हैं, QUAN एंड QUAL। आपको नोटेशन है एक तरीके की, आपको बताना है ये क्या इंडिकेट करते हैं। अब देखो फिर से आ जाओ वहीं पे, मैं कहती हूँ कि रिसर्च में कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जिन्हें हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जैसे कि क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक, गुणात्मक, हर जगह आता है। चाहे रिसर्च का प्रकार हो, चाहे वेरिएबल हो, हर जगह देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है, चाहे आपका इवेल्युएशन हो। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में QUAN लिखा है तो सीधे सीधे पता चल रहा है क्वांटिटेटिव की बात चल रही है, मात्रा की बात चल रही है। एंड QUAL लिखा है मतलब क्वालिटी की बात चल रही है, तो मतलब गुणवत्ता की बात चल रही है। तो अब एक चीज तो ये क्लियर हो जाती है स्टूडेंट कि जहां क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों की बात चल रही है वो एक मिक्स्ड अप्रोच है, ना तो वो आपकी मात्रा पे आधारित है, ना वो आपकी गुण पे आधारित है, कंप्लीटली दोनों में मिक्स है। तो वो क्या हुई स्टूडेंट, एक तरीके की मिक्स अप्रोच हो गई, ठीक है। क्वेश्चन है आप लोगों का कि QUAN एंड आपका QUAL, ये जो अंकन पद्धति है ये क्या बताती है। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, ये अंकन पद्धति एक मिक्स पद्धति है, तो ये मिक्स चीजें ही बताएगी, है ना। ये क्या बताएगी आपकी, ये एक मिक्स अप्रोच है, तो ये आपकी एक मिक्स टेक्निक बताएगी जहां पे क्वालिटी भी मेंशन हो और आपकी क्वांटिटी भी मेंशन हो, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। क्वालिटेटिव मेथड आर एम्बेडेड विद इन अ क्वांटिटेटिव डिजाइन, यानी कि गुणवत्ता परक विधियां किसी परिणामात्मक डिजाइन के साथ सन्निहित होती है, ठीक है। आपका क्या जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपकी जो विधियां हैं स्टूडेंट क्वालिटेटिव है और वो आपकी एम्बेडेड हो जाती हैं किसमें, क्वांटिटेटिव में हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाएंगी स्टूडेंट, दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगी, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे भाई, अगेन क्वेश्चन आपका स्टैट्स का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आया है स्टूडेंट आप लोगों का हिस्टोग्राम से। अब अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो आप लोगों को ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है स्टूडेंट, एंड फिर से मेरे राइट हैंड और मेरे लेफ्ट हैंड को याद कर लीजिए कि कौन सा मेरा नेगेटिव हैंड है एंड कौन सा मेरा पॉजिटिव हैंड है। क्वेश्चन याद आ रहा है कुछ कुछ। क्वेश्चन स्टूडेंट फिर से क्यूट से आया है, तो स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है जब आपका एक आयत चित्र प्रतिदर्श माध्य पर अपने सर्वोच्च बिंदु पर जाता है और फिर इस बिंदु के दोनों किनारों पर समान रूप से घट जाता है, तो ये क्या होता है, एक सामान्य बटन होता है, धनात्मक है, ऋणात्मक है, या एक बटन जिसमें माध्य बहुलक माध्य का सपाटी नहीं होते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन को समझ लीजिए, एक बार हिंदी में देख लिया, आप इंग्लिश में देख। चलो क्वेश्चन को समझते हैं स्टूडेंट। ये आपका एक ग्राफ बन गया, ठीक है। इस ग्राफ में स्टूडेंट अगर मैं बात करती हूँ, चलिए यहाँ नहीं बनाते, बनाते हैं इधर, ठीक है। ये ग्राफ आपका है, मैंने एक ग्राफ बनाया ऐसे, दूसरा ग्राफ बनाया मैंने ऐसे, और तीसरा बनाया स्टूडेंट मैंने ऐसे, ठीक है। अब स्टूडेंट अगर मेरे ग्राफ में इस तरफ से, यानी कि मेरे राइट हैंड की तरफ ये झुक रहा है, तो ये आपका पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। ये ध्यान रखिएगा, जो इसकी टेल है, जो आपका ये झुकाव है, अगर ये राइट हैंड की तरफ होता है स्टूडेंट तो हमेशा ये पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। अगर ये आपका झुकाव लेफ्ट हैंड की तरफ होता है, यानी कि ऐसे होता है, तो स्टूडेंट ये एक नेगेटिवली स्क्यूड होता है, ठीक है। और अगर ये आपका ना ही राइट है ना ही लेफ्ट है, ये स्टूडेंट बिल्कुल इक्वल है और एक पीक तक जाके ये फ्लैट हो जाता है, तो स्टूडेंट ये क्या कहलाता है, ना ये नेगेटिव होता है ना ये पॉजिटिव होता है, तब आपका ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये क्या होता है आपका, तब आपका ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो राइट हैंड आपका पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड आपका नेगेटिव है, अगर ये सेंटर में पीक की तरफ जाएगा एंड देन फ्लैट हो जाएगा, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये क्वेश्चन रिसेंटली मैंने आपको कराया है और देखिएगा ये क्वेश्चन यहाँ भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने फिर से स्टैट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कहता है स्टूडेंट कि निम्नलिखित आंकड़ों को आपको यहाँ पे दर्शाया गया है,
दो निकटवर्ती शहरों में नए जन्मे बच्चों के प्रतिदर्श भारों को आपको प्रदर्शित यहाँ पर किया गया है। यदि नए जन्मे बच्चों के भार में माध्य भार में अर्थपूर्ण तरीके से भिन्न अथवा नहीं, इसे अंकलित करने के लिए परिकल्पना का उचित परीक्षण कौन सा होगा, परीक्षण कौन सा होगा। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, आपको ये बताना है कि जो माध्य है, ठीक है ना, जो माध्य है स्टूडेंट, यानी कि उनका जो भार है क्या वो भिन्न है और क्या वो भिन्न नहीं है। अगर आपको ये बताने वाला कोई टेस्ट अप्लाई करना हो तो आप कौन सा टेस्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसको समझने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम दो वेरिएबल के बीच में डिफरेंस को चेक करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं स्टूडेंट दो वेरिएबल के बीच के डिफरेंस को। तो कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है स्टूडेंट, आपका युग्मित टी परीक्षण इस्तेमाल किया जाता है। जब आपके दो वेरिएबल के बीच में हम डिफरेंस को चेक कर रहे हैं तो आपका जो युग्मित टी परीक्षण है उसका हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि पेयर्ड टी टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट वजन मेंशन है, और वजन तो मैंने आप लोगों को बताया है कि वजन किस चीज में आता है, वजन आपका एक वेरिएबल है, क्योंकि वजन कांस्टेंट नहीं होता, बदलता रहता है। आज किसी का वजन 40 किलो है, कल को 50 होगा, 60 होगा, 70 होगा, यानी कि वजन हमेशा या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। तो वो वेरी करता है, चर है वो, एक तरीके का बदलता रहेगा, कांस्टेंट नहीं रह सकता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसलिए जब हम दो वेरिएबल के बीच में डिफरेंस जान रहे हैं तो हम आपका पेयर्ड टी टेस्ट का इस्तेमाल यहाँ पे करने वाले हैं। क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब किसकी बात आ गई स्टूडेंट, यहाँ पे बात आ जाती है आपके सामने कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के आपको कुछ यहाँ पे स्टूडेंट रिलेटेड ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि राइबोस इज अ मोनोसेकेराइड, सुक्रोज इज अ डाइसेकेराइड, इंसुलिन इज एन ओलिगोसेकेराइड एंड आपका माल्टोरियस इज एन ओलिगोसेकेराइड, राइबुलोज इज अ पॉलीसेकेराइड। अब स्टूडेंट देखो, सबसे पहले मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको समझ में आ रहा है किसी क्वेश्चन को देख के तो एलिमिनेशन जल्दी से जल्दी लगा दो, उससे आप लोगों को क्वेश्चन समझना काफी इजी हो जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक बात तो सच है जो हमें क्लियर समझ में आ रही है कि राइबोज आपकी मोनोसेकेराइड होती है। तो इसका मतलब आपको वो ऑप्शन ढूंढना है जहां पे ए ऑप्शन जरूर दिया हुआ हो, ठीक है। तो ए कहाँ कहाँ दिया हुआ है, ए दिया हुआ है एक तो आपका ऑप्शन नंबर 2 में, और एक दिया हुआ है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 4 में। तो इससे हम खेलेंगे केबीसी, और केबीसी में जैसे हो जाता है ना 50-50, दो ऑप्शन कट हो जाते हैं, हमने भी इन दो ऑप्शन को उड़ा दिया गोली से, क्योंकि हमारे अब 4 में से 2 ऑप्शंस बचे हैं। आंसर तो इन दोनों में से ही होगा, क्योंकि राइबोज आपकी मोनोसेकेराइड होती है। जब वो मोनोसेकेराइड है स्टूडेंट तो अब वो पॉलीसेकेराइड तो हो नहीं सकती, तो इसका मतलब ई वाला ऑप्शन जहाँ पे होगा वो आंसर नहीं होगा। तो भाई इसे भी एलिमिनेट करेंगे। अभी तक आपने क्या ढूंढा था कि जहां पे ए मौजूद है आंसर वो होगा। अब आप क्या ढूंढोगे स्टूडेंट कि जहां पे ई मौजूद है वो आंसर नहीं। तो ई कहां पे मौजूद है, ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है, ये आंसर नहीं होगा। हमने एलिमिनेट कर दिया स्टूडेंट। अब हम क्वेश्चन को आगे की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि आपका, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको एक बात और बता देती हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है, तो रिवाइज कीजिएगा अपने कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन को। सबसे पहले आता है मोनोसेकेराइड्स, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, ये आपके क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड्स होते हैं। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये क्या होते हैं, डाइसेकेराइड्स होते हैं। ये स्टेटमेंट तो सही निकल गया इनका, है ना। तो हम जानते हैं कि सुक्रोज एक डाइसेकेराइड्स है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जहां होगा वही आंसर सही होगा। तो ध्यान से देखो, अब ऑप्शन नंबर बी आपको कहां दिख रहा है, हमने 2 को तो गोली से उड़ा दिया था पहले ही, अब हमारे पास 2 बच रहे थे, सेकंड और फोर्थ, और सेकंड और फोर्थ में से सिर्फ सेकंड ऑप्शन में बी भी मेंशन है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सिंपल, यही तो होता है एलिमिनेशन। और ये आपको जरूर लगाना है जिससे कि आप क्वेश्चन को समझ पाए। तो क्वेश्चन का आंसर जाएगा कि राइबोज एक मोनोसेकेराइड है, सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है, और स्टूडेंट माल्टोज एक ओलिगोसेकेराइड है। ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाए। अब मैं आपको एक और एलिमिनेशन अगर इसमें लगा के बताऊं तो इंसुलिन एक ओलिगोसेकेराइड है, ये बात तो गलत है, इंसुलिन तो एक हार्मोन है स्टूडेंट। तो ये स्टेटमेंट भी आपका खुद ब खुद एक गलत स्टेटमेंट। आपको जब इस क्वेश्चन को करना है तो मैक्सिमम एलिमिनेशन इसमें लगाना, आप बिल्कुल समझ जाओगे। आप सब लोग जानते हो इंसुलिन एक हार्मोन होता है स्टूडेंट, पैनक्रियास से सिक्रीट होता है। पैनक्रियास में भी स्पेसिफिक एक पार्ट है स्टूडेंट, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, वहां से सिक्रीट होता है। उसमें भी स्टूडेंट उसकी बीटा सेल से सिक्रीट होता है।
तो इतना अगर आपको पता है तो ये तो खुद ही जानते हैं कि इंसुलिन, डायबिटीज वो एक हार्मोन है स्टूडेंट, वो ओलिगोसैकेराइड्स कैसे होगा, वो एक कार्बोहाइड्रेट तो हो ही नहीं सकता। तो क्वेश्चन यहाँ पे आपका देख लीजिए आंसर बी हो जाए। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट, आ जाते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन क्या कहता है भाई, क्वेश्चन कहता है इक्विपमेंट कॉमनली यूज्ड इन न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोमेट्री क्या क्या होंगे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई मानव मित्तीय परीक्षण होता है, पोषण स्तर का निर्धारित करने वाली जो विधियां होती हैं स्टूडेंट, उनमें से आपके कुछ मेथड होते हैं। यहाँ पे 4 मेथड आते हैं जिनको हम कहते हैं एबीसीडी मेथड। एबीसीडी मेथड में स्टूडेंट आपका एक मेथड आता है जिसे कहा जाता है एंथ्रोपोमेट्री मेथड। वो आपका एक ऐसा मेथड है स्टूडेंट जो कि पूरी तरह से संबंधित है शरीर की माप से, ठीक है ना। आपके शरीर के विभिन्न आयामों की जो माप होती है वो वहां पे ली जाती है, हाइट हो गया, वेट हो गया, ये सब वहां पे मेजर किए जाते हैं। ऐसा आपका ये परीक्षण है। आपको बताना है स्टूडेंट कि एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में इनमें से कौन कौन से स्टूडेंट आपके जो इक्विपमेंट हैं उन्हें इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। जो हम एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट करते हैं स्टूडेंट, तो किन किन इक्विपमेंट को हम इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट आपका जो ये मेथड है बच्चों पे अप्लाई किया जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ज्यादातर इस मेथड को हम किस पे अप्लाई करते हैं, बच्चों पे अप्लाई करते हैं। अब इस क्वेश्चन में फिर एलिमिनेशन लगाएंगे, क्वेश्चन को समझिएगा स्टूडेंट। बात चल रही है एंथ्रोपोमेट्री की, ठीक है। तो भाई बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या करेगा उसमें, खुद बताओ। जब हम तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की तो बॉम्ब कैलोरी से तो हमारा सामना पड़ा ही होगा। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर एंथ्रोपोमेट्री क्या करेगा, शरीर की माप में बॉम्ब कैलोरीमीटर का इस्तेमाल क्यों करेंगे। आपको पता है ना बॉम्ब कैलोरीमीटर किससे रिलेटेड है, बीएमआर से रिलेटेड है, कैलोरीमेट्री से रिलेटेड है। एंड कैलोरीमेट्री और आपका मानव मित्तीय परीक्षण दूर दूर तक आपके संबंधित नहीं है, तो ये हमने एलिमिनेट कर दिया। अब स्टूडेंट मैंने सिर्फ एक ऑप्शन को एलिमिनेट किया है जो कि है ऑप्शन नंबर डी। तो जहां जहां ऑप्शन नंबर डी होगा वो तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता। तो केबीसी तो मैंने यहां भी खेल लिया, 50-50 कर दिया। अब मुझे क्लियर समझ में आ रहा है कि मेरा आंसर या तो सेकंड होगा या तो फोर्थ होगा। पर स्टूडेंट यहाँ पे मेरी निगाह कहीं और भी जा रही है, और वो कहाँ जा रही है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के पास जा रही है। और आप लोग जानते हो कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भाई ये तो लाइट की वेवलेंथ को नापता है ना। प्रकाश की आपकी जो आपकी क्या होती है तरंगे हैं उन्हें ये नापता है। तो ये यहाँ क्या करेगा, ये मनुष्य के शरीर में क्या नापेगा भाई। तो हमने फिर से क्या कर दिया, फिर से स्टूडेंट हमने इसे कर दिया एलिमिनेट, यानी कि जहां पे ऑप्शन नंबर सी है वो आंसर भी मौजूद नहीं होगा। तो ये भी आपका सही आंसर नहीं हुआ। तो बिना कुछ करे, मुझे क्वेश्चन नहीं पता था पर बिना कुछ करे मैंने 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया सिर्फ 2 पॉइंट के बेसिस पे, और आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर 4। ये टेक्निक लगानी है आप लोगों को अपने एग्जाम में। तो अब देख लीजिएगा कि ऑप्शन नंबर 4 क्या क्या बता रहा है स्टूडेंट, ए, बी और ई बता रहा है। ए, बी और ई आपके कौन सी चीजें हैं, साल्टर स्केल एंड आपका बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस एंड पर्शियन कैलिपर्स। अब सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि आखिर ये कैलिपर्स होते क्या है। देखिए जो आपके कैलिपर्स होते हैं स्टूडेंट, इनके द्वारा आप ये पता करते हो कि बॉडी में फैट का परसेंटेज कितना है, ठीक है। जो आपका सबकुटेनियस फैट होता है स्टूडेंट, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, आपकी उपचर्म वसा के नाम से जानते हैं, वो आप बच्चे में पता लगाते हैं तो उसके लिए कैलिपर्स का यूज करते हैं, बड़ों में भी यूज कर लिया जाता है, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट हमारा सही आंसर था बॉडी कंपोजिशन एनालाइजर। ये एक तरीके की आपकी जो फिजिकल एनालिसिस है बॉडी का उसकी मशीन होती है जो कि ये बताती है कि किसी मनुष्य के शरीर में भाई जल की मात्रा कितनी है, वसा की मात्रा कितनी है, प्रोटीन की मात्रा कितनी है, फैट की मात्रा कितनी है, ये सब ये बताने वाला काम करती है। देन आपका एक साल्टर स्केल यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों के घर पे भी शायद मैंने देखा है, मुझे रिकॉल हो रहा है, एक कांटा टाइप का होता है, इस तरह का एक हुक होता है स्टूडेंट, उसमें एक घड़ी होती है गोल सी, और यहाँ पे एक ऐसा हुक दिया हुआ होता है, इसमें एक कपड़ा लगा होता है, और छोटे बच्चे को इस कपड़े में आपका टांग दिया जाता है और उसका वजन कर लिया जाता है। यहाँ पे आपके नंबर्स होते हैं घड़ी जैसे, उससे सुई से पता चल जाता है कि बच्चे का वजन कितना है। ये स्केल स्टूडेंट आपका साल्टर स्केल कहलाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर भाई समझ गए हो। अब तो आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने, हाइपरग्लाइसीमिया में बी कॉज्ड बाय। अब हमेशा कहती हूँ ये हाइपर और हाइपो वाला फंडा बिल्कुल क्लियर रखा। हाइपर मतलब कोई भी चीज हो स्टूडेंट, अगर वो ज्यादा हो रही है ना मात्रा में आपके शरीर में तो हम उसे हाइपर ही कहते हैं। और जब स्टूडेंट वो क्या होती है आपके शरीर में कम हो रही होती है तो हम उसे कहते हैं हाइपो। मान लीजिए आपको घर पे गुस्सा आ रहा है भाई, आपकी सहेली से आपकी लड़ाई हो गई, ठीक है, या मान लीजिए किसी से भी आपकी लड़ाई हो गई,
तो कोई क्या कहता है, इतना हाइपर क्यों हो रही हो, इतना हाइपर क्यों हो रहे हो। तो हाइपर मतलब अग्रेसिव, है ना, बहुत ज्यादा बढ़ रही है कोई चीज, गुस्सा बढ़ रहा है और क्या बढ़ रहा है ना। तो हाइपर हो जाना मतलब ज्यादा हो जाना। क्वेश्चन कह रहा है हाइपरग्लाइसीमिया आपका किन कारणों से है, तो अब इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है स्टूडेंट, हाइपरग्लाइसीमिया के कारण आपको बताने, पहले आपको बता देती हूँ कि हाइपरग्लाइसीमिया एक सिम्टम होता है। भाई किसका सिम्टम होता है स्टूडेंट, ये सिम्टम होता है आपका डायबिटीज मेलाइटस का, ये ध्यान रखिएगा। मधुमेह बीमारी का आपका एक सिम्टम है स्टूडेंट, जिसका नाम है आप लोगों का हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बताना है स्टूडेंट, यहाँ आपको बताना है कि इसके कारण क्या है। ऑप्शन देख लीजिएगा, बहुत कम ग्लूकेगॉन, बहुत कम इंसुलिन, इंसुलिन प्रतिरोध, आहार का बढ़ा हुआ सेवन, आहार का घटा हुआ सेवन। ठीक है, अब एक बात और आ जाती है यहाँ पे, इंसुलिन के बारे में तो मैं आपको बता चुकी हूँ, एक हार्मोन है जो कि आपके शरीर में क्या करता है स्टूडेंट, आपके रक्त में उपस्थित ग्लूकोज के स्तर को सामान्य बनाए रखने में ये मदद करता है और आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल रखता है। बट व्हाट इज ग्लूकेगॉन, ये क्या करेगा, तो स्टूडेंट ये भी है आपका एक ऐसा ही हार्मोन है जो कि पैनक्रियास से सिक्रीट होता है और ये भी आपकी बॉडी में क्या करता है स्टूडेंट, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखता है। अब हाइपरग्लाइसीमिया की तरफ हम बढ़ जाते हैं, इसको देखते हैं ये क्या करेगा। स्टूडेंट क्वेश्चन में आंसर को समझने की कोशिश कीजिए, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंसर होगा आपका बी, सी और डी। कैसे होगा, बहुत कम इंसुलिन अगर है तो ऑब्वियस सी बात है कि जब इंसुलिन शरीर में कम होगा स्टूडेंट तो शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होगा। तो पहला तो सीधा सा फंडा यही होने वाला है, ये आंसर सही रहने वाला है। दूसरी बात, इंसुलिन प्रतिरोध, है ना, इंसुलिन आपकी बॉडी में काम नहीं कर रहा, तो दूसरा आंसर यही बनेगा। तीसरा आंसर कि जब आप आहार बहुत ज्यादा मात्रा में, तो ये तीनों फैक्टर आपके रिलेट कर रहे हैं। अब मैं आपको फिर से बताने लग जाती हूँ कि आप कैसे स्टूडेंट क्या करेंगे, एलिमिनेशन लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा, एलिमिनेशन लगाने के लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको ये पता होना चाहिए कि जब फूड का लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो भाई कैसे हाइपरग्लाइसीमिया आएगा, फूड का लेवल डिक्रीज और हाइपरग्लाइसीमिया, मैंने बताया था ना, जब कोई चीज ज्यादा है तभी तो हाइपर है। तो भोजन ज्यादा खाओगे तब तो हाइपरग्लाइसीमिया हो, तो समझ में आता है। कम खाओगे तो हाइपरग्लाइसीमिया कैसे होगा। तो ऑप्शन नंबर ई को एलिमिनेट कर दो, जहां जहां दिख रहा है, यहाँ एलिमिनेट कर दिया, यहाँ एलिमिनेट कर दिया। अब ये दो आंसर बच रहे हैं स्टूडेंट, इनमें से सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि इंसुलिन की रेजिस्टेंसी और इंसुलिन का कम होना, दोनों पॉइंट यहाँ मेंशन है, और साथ में फूड ज्यादा लेना, ये इसको प्लस कर दे। तो यही हमारा आंसर। तरह से हमें क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है और एलिमिनेशन लगातार अप्लाई करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से। क्वेश्चन है स्टूडेंट, एयर इज द मीडियम ऑफ कुकिंग इन दीज कुकिंग मेथड। सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ भोजन पकाने की विधियां आपको दी गई हैं स्टूडेंट। जब मैंने आपको मेथड ऑफ कुकिंग पढ़ाए हैं तो आपको बताया है कि भोजन को पकाने के दो तरीके के तरीके होते हैं आपके, अच्छे से समझ लीजिएगा। दो विधियां हैं जिनसे आप भोजन को पकाते हो, एक होती है ड्राई हीट मेथड, एक होती है आपकी वेट हीट मेथड। एक को हम कहते हैं आपका जब आप किसी आर्द्र माध्यम में पकाते हैं, यानी कि आप नमी में पकाते हैं। एक होता है स्टूडेंट जब आप शुष्क माध्यम में पकाते हैं, यानी कि वहां पे पानी आपका उपस्थित नहीं होता। ठीक है, तो ये जो आपके मेथड ऑफ कुकिंग यहाँ पे दिए हुए हैं स्टूडेंट, आपको इनमें से क्या बताना है कि जहाँ पे भोजन को पकाने का माध्यम कौन रहता है, एयर रहती है, वो विधियां कौन सी हैं। तो स्टूडेंट जब भोजन को पकाने के माध्यम में आपका माध्यम कौन सा वाला है स्टूडेंट, एयर है। तो एयर है तो स्टूडेंट पानी तो नहीं होगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है। जब आपका एयर है स्टूडेंट तो पानी तो होने का मतलब नहीं बनता है। ठीक है, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट। अगर हम बात करते हैं स्टूइंग की, तो स्टूइंग में पानी यूज होता है ना, अच्छे से समझ लीजिएगा क्वेश्चन को। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन की, तो स्टूइंग में पानी यूज होता है, इसे मैं पहले ही एलिमिनेट करके चल रही हूँ। तो एक बार आप ऑप्शंस को ध्यान से देख लीजिएगा, जहां जहां ऑप्शन नंबर ए है वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट केबीसी यहाँ भी खेल लेते हैं और आपका 50-50 पे आप आ गए हो, दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए मैंने, अब दो ऑप्शन आपके पास बाकी हैं। तो हमने आपका स्टूइंग को एलिमिनेट कर दिया क्योंकि वो पानी की विधि है। बी वाला ऑप्शन देखो, सॉर्टिंग, सॉर्टिंग मतलब पानी नहीं है, वसा है, तो जहां सॉटे है वहां आंसर है। सॉटे कहाँ था, यहाँ पे था स्टूडेंट और अब यहाँ पे है। अब इन दोनों में से इसको तो मैंने उड़ा दिया भाई, अब बचा कौन, ऑप्शन नंबर थर्ड बचा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ग्रिलिंग मैथड, रोस्टिंग मैथड एंड बेकिंग मैथड। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है स्टूडेंट आपके सामने, ग्रिलिंग मैथड दिया हुआ है आपके सामने स्टूडेंट, रोस्टिंग मैथड दिया हुआ है और आपके सामने दिया हुआ है स्टूडेंट आपका बेकिंग मैथड।
तो अब यहाँ पे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में कि जहाँ पे हवा आपका माध्यम है, एयर आपका माध्यम है। क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लीजिएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, माध्यम है आपका हवा, यानी कि एयर माध्यम है स्टूडेंट। तो जब माध्यम हमारी एयर है तब हम क्या करेंगे, हमारी माध्यम एयर है स्टूडेंट, तो एयर में आपका सॉर्टे मेथड एलिमिनेट होगा, क्योंकि यहाँ तो फैट है ना, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब ये एलिमिनेट कहाँ होगा स्टूडेंट, ये एलिमिनेट हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो हमने इसे भी एलिमिनेट कर दिया। 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, तो कौन से 3 मेथड बचेंगे आपके पास, ग्रिलिंग बचेगा, रोस्टिंग बचेगा और बेकिंग बचेगा। यहाँ तीनों में स्टूडेंट फैट यूज नहीं हो रहा है, सिर्फ आपकी एयर का इस्तेमाल हो रहा है। ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे आप किन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ पानी का इस्तेमाल ना करके, वसा का इस्तेमाल ना करके आप हवा का इस्तेमाल कर रहे हो। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर यहाँ पे करेक्ट आंसर। ध्यान से देख लीजिएगा, ऐसी विधियां जहां पे आप सिर्फ और सिर्फ एयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो विधियां आपकी कौन सी हो जाएंगी स्टूडेंट्स, ध्यान से देख लीजिए, वो विधियां आपकी हो जाती है स्टूडेंट यहाँ पे आपकी सी, डी और ई, ये विधियां आपकी वो है जहां पे एयर का इस्तेमाल किया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पार्ट्स ऑफ द बेड ऑफ स्विंग मशीन, यानी कि स्टूडेंट जो आपकी सिलाई मशीन होती है, सिलाई मशीन का जो आपका कौन सा हिस्सा होता है, आधार भाग होता है। ठीक है, आधार भाग आपका निम्नलिखित में से कौन सी सिलाई मशीन आधार के भाग नहीं है। आपको पता है कि जो आपकी सिलाई मशीन होती है, ऊपर आपकी फ्रंट बॉडी होती है ये वाली, है ना, एक आपकी क्या होती है स्टूडेंट, आपका जो नीचे वाला ये बेस है, ठीक है ना, ये आपकी मान लीजिए एक सिलाई मशीन हो गई, तो आपका स्टूडेंट जो ये नीचे वाला बेस है, जो उसका आधार भाग है, उसका भाग नहीं है, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, कि जो उसका भाग नहीं है वो आपको बताना है कि कौन सी ऐसी 2-3 चीजें हैं आपकी जो ऑप्शन में नहीं है, जो आधार भाग में नहीं आती है। ठीक है, क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ऑप्शन में दिया हुआ है फीड डॉग, फेस प्लेट, प्रेशर फुट और ऑक्सीलेटिंग हुक। तो स्टूडेंट फीड डॉग के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो, इस तरह के दांतेदार रचना होती है जो कपड़े को आगे की तरफ धकेलती है। ठीक है, फेस प्लेट आपकी स्टूडेंट मशीन में जहां निडल होती है वहां पे आगे की तरफ आपकी एक फेस प्लेट होती है, मेटल की होती है। प्रेशर फुट स्टूडेंट कहाँ पे होते हैं, फीड डॉग के ऊपर की तरफ होते हैं, जिनके थ्रू आप कपड़े को दबाने का काम करते हैं, उठ भी जाते हैं स्टूडेंट और बैठ भी जाते हैं। आपका ऑक्सीलेटिंग हुक जो होता है स्टूडेंट, आपका जहाँ पे बॉबिन लगाया जाता है ना अंदर की तरफ, जब आप सिलाई करते हो तो एक गोल आपका पहिया सा होता है, बीच में एक आपकी एक ऐसे मेटल सी होती है जहाँ पे आप अपने बॉबिन को फंसा देते हैं, जिससे धागा नीचे वाला ऊपर जाता रहता है। ठीक है ना, ये आपका ऑक्सीलेटिंग हुक होता है। तो अब आपको क्वेश्चन में बताना है आधार भाग में जो नहीं आते वो 2 चीजें आपकी कौन सी होती हैं। 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं, तो ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बी और सी आपका हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। फेस प्लेट स्टूडेंट एंड आपका हो जाएगा साथ में फेस प्लेट एंड प्रेशर फुट। ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट, आपका जो फेस प्लेट है स्टूडेंट एंड आपका प्रेशर फुट है, ये दोनों आधार भाग में नहीं आते हैं। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा, आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एड विथ टू द बॉडी, शरीर में स्टूडेंट अगर हम बात करें तो ऐसे कौन से इनमें से आपके वस्त्र होंगे जो कि शरीर की मोटाई को बढ़ाने वाला आभास आपका उत्पन्न करते हैं। आपको ऐसे कपड़ों के बारे में बताना है जो कि क्या करेंगे, मोटाई में बढ़ाने का, यानी कि आपकी जो विथ है उसे इंक्रीज करने का इफेक्ट आपका जनरेट। ठीक है, एक बार पहले हिंदी में पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। भिन्न प्रकार के कॉलर और कफ, रंग के एकल कॉलम, स्टोव पाइप पैंट्स, टर्टल नेक एंड चोकर। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस है स्टूडेंट्स। एक बार ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन का आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। पहले तो आप ये देख लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए, डी और ई आपके आंसर में होंगे। ए आता है आपका कंट्रास्टिंग कॉलर एंड कफ, यानी कि स्टूडेंट जो आपके कंट्रास्ट वाले विपरीत रंग वाले आपके कॉलर होते हैं और कफ होते हैं स्टूडेंट। कॉलर मतलब जो गले में है, कफ मतलब जो आस्तीन में है, तो ये आपके आंसर में जाएंगे स्टूडेंट। दूसरी बात आपके आंसर में जाएंगे स्टूडेंट आपका टर्टल नेक्स। ये नेक्स कौन से होते हैं स्टूडेंट, जो आपकी टी शर्ट होती है ना इस तरह की, जिनमें आपका जो गला है बिल्कुल गर्दन तक इस तरह से रहता है। ठीक है, जो नेक होता है बिल्कुल उसे यहाँ तक ऐसे चिपका के बनाया जाता है, वो वाली नेक आपकी। और दूसरा स्टूडेंट चोकर, जो आप चोकर का इस्तेमाल करते हैं आजकल गले में पहनने के लिए, वो भी आपके इसमें आते हैं।
ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट एक ऑप्शन दिया गया है आपका स्टोव पाइप पेंट्स। ये आपके लिए एक नया वर्ड है, इसे आपको समझा देती हूँ क्या होता है। तो स्टूडेंट जो आपकी स्टोव पाइप पेंट्स होती हैं, ये एक तरीके की जो आपकी, अगर मैं बात करूं जो आपकी पहले एक चौड़ी वाली पैंट चलती थी ना, उसका एक नैरो वर्जन है। यानी कि एक तरीके की पैंट है जो पहले चौड़े फॉर्म में चलती थी स्टूडेंट, अभी उसका एक नैरो वर्जन बन गया है, जिसमें आपकी पैंट ऊपर से थोड़ी चौड़ी और नीचे से पतली हो जाती है। तो ये आपकी स्टोव पाइप पैंट के नाम से जानी जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ट्रांसफर प्रिंटिंग आर। आपकी जो ट्रांसफर छपाई होती है उसके बारे में इंपॉर्टेंट फीचर बताना है जो कि सही है। ठीक है, तो ट्रांसफर प्रिंटिंग आप लोग जानते हैं ज्यादातर हीट ट्रांसफर प्रिंटिंग होती है आपकी, जब आप हीट के माध्यम से किसी डिजाइन को दूसरी चीज पे ट्रांसफर करते हैं विद द प्रेशर ऑफ हीट या इफेक्ट ऑफ हीट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है इसके क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। तो आइए ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। हीट ट्रांसफर प्रिंटिंग के फीचर्स होते हैं आप लोगों के, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, फर्स्ट आएगा आपका इट हैज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिजाइन। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा ऑप्शन आप लोगों का क्या जाएगा, द प्रोसेस इज हाईली एफिशिएंट। एंड द थर्ड वन इज आपका द प्रिंट्स आर ऑफ गुड क्लियरिटी ऑफ डिजाइन। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को हम हिंदी में देखेंगे। क्वेश्चन में आपका क्या जाएगा स्टूडेंट, सही आंसर ध्यान से देख लीजिएगा। सही आंसर होगा इसमें डिजाइन देने का लचीलापन निहित होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी प्रक्रिया उच्च स्तरीय कुशलता वाली होती है और स्टूडेंट डिजाइन का एक अच्छी स्पष्टता के साथ मुद्रण होता है। हीट ट्रांसफर प्रिंटिंग में डिजाइन कंप्लीटली स्टूडेंट जो ट्रांसफर होता है वो हीट की वजह से होता है, तो हीट की वजह से डिजाइन बहुत फिनिशिंग के साथ स्टूडेंट आपके कपड़े पर आ जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। परमानेंट हार्डनेस इन वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट। आपको बताना है ऐसे कौन से खनिज लवण हैं जिनकी वजह से जल के अंदर आपकी स्थायी कठोरता आती है। ठीक है, देखिए आपकी जल में जो कठोरता होती है, आपकी स्थायी कठोरता जो होती है स्टूडेंट, उसको रिमूव करने के लिए हमें बहुत सारे फिल्ट्रेशन मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे हम जल की कठोरता को रिमूव भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे पहले ये जानना जरूरी है कि जल में जो ये कठोरता आती है स्टूडेंट, ये किन सॉल्ट की वजह से आती है। तो आइए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपके ऑप्शन है स्टूडेंट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम सल्फेट। तो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड। स्टूडेंट ध्यान से देख लीजिएगा, कैल्शियम नाइट्रेट एंड आपका कैल्शियम सल्फाइड। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज अगर देख पा रहे हो कि ज्यादातर जल की स्थायी कठोरता के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो मैग्नीशियम और कैल्शियम, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो, क्योंकि कैल्शियम लवण जहां भी उपस्थित होते हैं जल में, वो उसके अंदर क्या लेकर आते हैं स्टूडेंट, एक स्थायी कठोरता लेकर आते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जब वो जल के अंदर उपस्थित होंगे स्टूडेंट, तो जल में क्या लेकर आते हैं, स्थायी कठोरता को लेकर आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आ जाता है आपके पास मेरे फेवरेट टॉपिक। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रॉजर्स इनोवेटर्स आर। आप लोगों को अगर पता भी है तो मैंने आपको बताया भी है स्टूडेंट की इनोवेशन का डिफ्यूजन मॉडल जो है आपका, नवाचार का जो आपका एक सिद्धांत है, वो आपका एडवर्ड रॉजर्स ने दिया है, जो कि मॉडल खुद में ये बताता है कि अगर मार्केट में नया प्रोडक्ट आता है या कोई भी नई चीज आती है, तो लोग उसे किस किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं, कितने कितने परसेंट लोग ऐसे होते हैं तो उसे जल्दी, फिर और देर से, फिर और देर से, फिर और देर से उसे क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और एक ऐसी वैरायटी भी होती है जो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। तो स्टूडेंट इन्होंने अपने मॉडल में कुछ आपकी कैटेगरीज बांटी हैं, जैसे कुछ इन्होंने इनोवेटर्स बांटे हैं, कुछ आपकी अर्ली मेजोरिटी होती है, आपके कुछ अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, कुछ लेट आपकी मेजोरिटी होती है, कुछ आपके क्या होते हैं स्टूडेंट, आपके जो होते हैं लेट आपके अडॉप्टर्स होते हैं, कुछ स्टूडेंट इसमें होते हैं लेजार्ड, जो कि बिल्कुल रिजिड होते हैं, बिल्कुल रूढ़िवादी होते हैं, वो किसी नए चेंज को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। तो बेसिकली ये मॉडल आपको क्या बताता है कि आप किसी भी चेंज को कितना जल्दी एक्सेप्ट कर पा रहे हो, उसके आधार पे इन्होंने अलग अलग कैटेगरी में लोगों को बांटा है। तो रॉजर्स क्या कहते हैं स्टूडेंट कि इनके अनुसार जो व्यक्ति इनोवेटर होगा, ठीक है, इनके अनुसार जो व्यक्ति इनोवेटर होगा स्टूडेंट, उसमें कौन कौन से गुण होंगे जो व्यक्ति नवाचार करने वाले। तो क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्यान से देख लीजिएगा। नवाचार करने वाला व्यक्ति स्टूडेंट एक तो सुशिक्षित होगा, दूसरी बात स्टूडेंट वो जोखिम पसंद करने वाला होगा, यानी कि वो रिस्क बियरिंग पर्सन होगा स्टूडेंट,
और बाहरी वातावरण से अच्छे से जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि ये इनोवेशन का मॉडल है। अगर वो बाहरी वातावरण से जुड़ा हुआ नहीं होगा तो किसी भी तरह के चेंज को स्टूडेंट वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। और इनका मानना ये है कि जो भी इनोवेटर हो वो चेंज को इजीली एक्सेप्ट करता है। ठीक है, वो कोई भी नई चीज आती है तो सबसे पहले वही व्यक्ति क्या करता है, स्टूडेंट से एक्सेप्ट करता है। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है, द फॉलोइंग आर द एस्पेक्ट्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी। हार्मनी के बारे में अगर आप लोग जानते हैं स्टूडेंट तो आपको मैं बता दूं कि आपके एलिमेंट्स ऑफ आर्ट होते हैं 7 एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन होते हैं 5। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप देखेंगे तो लाइन और शेप आपका एलिमेंट है, साइज आपका क्या है स्टूडेंट, एलिमेंट है, टेक्सचर आपका एलिमेंट है। ठीक है, आइडिया आपका क्या है स्टूडेंट, कुछ भी नहीं है, ये तो एक आइडिया ही है। एंड प्रपोर्शन आपका क्या है स्टूडेंट, प्रिंसिपल है। एंड कलर आपका एक एलिमेंट है। अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से क्या क्या सामंजस्य के सिद्धांत के पहलू हैं। तो हम सामंजस्य के सिद्धांत बोल रहे हैं यहाँ पे, हम आपके प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन की बात बिल्कुल नहीं कर रहे। तो क्वेश्चन का अब यहाँ पे रुख थोड़ा सा बदल जाता है। इसे समझने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अपने ऑप्शंस को एक बार देखेंगे। हमारा यहाँ पे सही आंसर जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी। पहले तो आप ये ध्यान से देख लीजिएगा, यानी कि सामंजस्य, हार्मनी मतलब जब आप अलग अलग चीजों को देखो और अलग अलग चीजों को देखने पे स्टूडेंट आपको वो एक जैसी लगे, उनमें सब में एक समानता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन का आंसर जाएगा सी स्टूडेंट, यानी कि आपका रेखा और आकार। ठीक है स्टूडेंट, माप, माप के बाद आपकी संरचना, संरचना के बाद स्टूडेंट आपका जो आता है विचार। ठीक है, और आपका रंग, ये सारे आपके सामंजस्य के सिद्धांत के पहलू होते हैं। हमने सिर्फ यहाँ पे स्टूडेंट समानुपात को एलिमिनेट किया है। तो ये थे आज की क्लास के आप लोगों के स्टूडेंट 25 क्वेश्चन, यानी कि आपका पार्ट 2, जहां पे आपने डिटेल एनालिसिस देखा है स्टूडेंट अपने क्वेश्चंस का। ऐसा ही आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके मैं कल को फिर आऊंगी स्टूडेंट, जहां पे आपको पार्ट 3 कराऊंगी और आने वाले और आपको 25 क्वेश्चन स्टूडेंट में कराऊंगी। और डेफिनेटली आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा और आने वाले यूजीसी नेट एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो स्टूडेंट गुड नाइट, टेक केयर। फिर से मिलते हैं हम लोग कल अपनी क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपने प्रिपरेशन को जारी रखिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी मेरी अपकमिंग वीडियो रहे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।